संविधान का भाग 1, ठीक है। संविधान के भाग 1 में हमने क्या देखा था, संघ राज्य और उसके क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल है ना, टोटल 4 आर्टिकल। आज हम देखेंगे संविधान का भाग 2 जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, टोटल 7 आर्टिकल। और संविधान का जो भाग 2 है इसमें हम सिटीजनशिप या भारत की नागरिकता को समझेंगे कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे समाप्त होती है, कितने सारे लोग पहले जब देश आज़ाद हुआ तो कैसे उन लोगों को भारत की नागरिकता मिली, कुछ लोग कैसे भारत की नागरिकता से बाहर हो गए, ये सारी चीज़ों को हम इसमें समझेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं संविधान का भाग 2, नागरिकता या सिटीजनशिप। सिटीजनशिप या नागरिकता, तो ये जो है हमारा संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप या नागरिकता, ये है आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 7 आर्टिकल है इसके अंदर, ठीक है। इसमें टोटल 7 आर्टिकल आते हैं। सबसे पहले ये है हमारा आर्टिकल, हाँ स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अरे जन जन जाने ज्योत जगी है स्वच्छ नगर के नारों से, है हर दम दमखम झोंक रही है, कौन बनी अब अव्वल रे। छत्तीसगढ़ का स्वच्छता संगीत है, शंकर महादेवन गाया थे, सकता है पेपर याद रखें। और गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल कर, उसको ऐसी जागरूकता के लिए गाया था, लेकिन स्वच्छता इन थीम जो है ना वो यही शंकर महादेवन द्वारा गाया। तो हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 तो संविधान का हमारा जो आर्टिकल 5 है ये क्या बोलता है कि जो भारत में शुरू से रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे। अब ये शुरू से रहने वाले कौन लोग हैं, तो 3 लोग होते हैं शुरू से रहने वाले, जिनका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, या तो फिर जिनके माता पिता भारत में है, माता पिता भारत में है, ठीक है, या तो फिर ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारत में नहीं है, लेकिन ये संविधान बनने से पहले से ही भारत में रह रहे हैं। मतलब संविधान हमारा बना क्या, 26 जनवरी 1950 को, और ये लोग 26 जनवरी 1950 से ही भारत में बहुत पहले से निवास कर रहे हैं। इसका जन्म भारत में नहीं हुआ, इसके माता पिता भारत, जैसे मान लो जाए अंग्रेज लोग आए भारत में, कब आए अंग्रेज लोग, उस समय आए थे ना सूरत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना, तो हाँ सन 1600 में। तो ये लोग जब भारत में आए, जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे अंग्रेज चले गए भारत से, लेकिन कुछ लोग अंग्रेज भारत में ही रुक गए। अब उसका जन्म भारत में नहीं हुआ, उसके माता पिता भी भारत में नहीं है, लेकिन वो भारत के नागरिक बनना चाहते एंग्लो इंडियन के रूप में। तो ऐसे लोग जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले, संविधान बनने से पहले से ही वो भारत में निवास कर रहे हैं, तो वो भारत के नागरिक होंगे। तो आर्टिकल 5 हमें यही बताता है कि कौन भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अब देखिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है। अब भारत से बहुत सारे लोग, अब देखिए ना, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अब भारत आना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान वाले एरिया से बहुत सारे लोग भारत आना चाहते हैं। भारत से भी कुछ लोग पाकिस्तान गए ना, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आए और भारत से भी कुछ लोग पाकिस्तान गए। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके लिए एक नियम बनाया गया कि आर्टिकल हमारा 6 बताता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, और आर्टिकल 7 हमें बताता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 6 हमें क्या बताता है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान से जो लोग भारत आ रहे थे उनके लिए एक डेडलाइन है, एक समय है, वो 19 जुलाई 1948, ये आखिरी डेडलाइन है। 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया या पाकिस्तान से भारत आ गया वो वहीं का नागरिक बन जाएगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसको परमिट लेना पड़ेगा, और परमिट लेने के बाद तुरंत वो पाकिस्तान से भारत नहीं आ जाएगा, उसको कुछ महीने लगभग 6 महीने उसको वेट करना पड़ेगा,
कहने का मतलब क्या, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप भारत आ जाते हो तो बहुत आसानी से आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसी कारण इंडो और पाकिस्तान, इंडो पाक जो हमारा बॉर्डर था वहाँ पर बहुत भीड़ हो गया था, उधर से बहुत सारे लोग आ रहे थे, जिसके कारण उनके रहने खाने की व्यवस्था जो है मुश्किल हो गई थी। शरणार्थी समस्या बहुत बड़ी समस्या बन गई थी हमारे लिए। तो जो शरणार्थी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनको कहाँ रखा जाए। तो ये याद रखना, जो पाकिस्तान क्षेत्र से भारत में आ रहे थे भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए, उसको एक डेडलाइन दिया गया 19 जुलाई 1948। अगर आप 19 जुलाई 1948 तक भारत में प्रवेश कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। अगर आप नहीं आते हैं इससे पहले तो आपको फिर परमिट लेना पड़ेगा। परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया था। उसके बाद वहाँ से जो है आप लिखवा के आइए कि मैं पाकिस्तान छोड़ना चाहता हूँ, भारत जाना चाहता हूँ, परमिट लीजिए। अगर आप इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी किसी अधिकारी से अपना नाम लिखवाइए कि मैं इंडिया छोड़ करके वहाँ जा रहा हूँ, परमिट लीजिए। और परमिट मिलने के तुरंत बाद आप नहीं जाओगे, थोड़ा 6 महीना कम से कम वेट करोगे, फिर आपका नंबर आएगा तब आप जाएंगे। तो ये स्थिति था। ये देखिए, भारत में पाकिस्तान से आने वाले है ना, पाकिस्तान से इंडिया में भारत में आने वाले 19 जुलाई 1948 तक आएंगे। उसके बाद परमिट लेना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ लोग क्या था, हमारे यहाँ क्या था कि जब ये पता चला कि वही भारत पाकिस्तान का विभाजन होने वाला है तो बहुत सारे लोग भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, है ना, जाने वाले बोला हूँ ना। तो बहुत सारे लोग भारत से, अब इसका मतलब ये नहीं समझना भारत से पाकिस्तान जाने वाले और ये पाकिस्तान से भारत आने वाले, ये नहीं है। यहाँ पर क्या है, वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं वो 19 जुलाई 1948 तक आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए क्योंकि उनको पता चला कि भाई भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने वाला है, तो वो पाकिस्तान चले गए। जब ये देखा कि भाई पाकिस्तान में स्थिति अच्छी नहीं है तो वो फिर से वापस भारत आना चाहते थे। तो उनके लिए भी यही नियम लगाया गया कि भाई ठीक है, आपकी संपत्ति यहाँ है, आपके परिवार लोग यहाँ हैं, लेकिन आपको 19 जुलाई 1948 तक आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो फिर आपके लिए भी परमिट नियम लागू हो जाएगा। तो ये है ना भारत, ये पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग। अब वो लोग ये हैं जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं, वहाँ की स्थिति से खुश नहीं है और वो फिर से भारत आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को 19 जुलाई 1948 में परमिट नियम आया गया, याद रखना थोड़ा सा, है ना। परमिट सिस्टम कब आया, तो ये 19 जुलाई 1948 लास्ट क्या था हमारा डेडलाइन था। इसके बाद परमिट सिस्टम चालू हो गया। अब देखिए, ये तो ठीक है कि भाई जो शुरू से भारत में रह रहे हैं, जिसका जन्म भारत में हुआ या नहीं हुआ, तो माता पिता का जन्म भारत में हुआ, वो भारत के नागरिक होंगे। वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं या फिर वो लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं वो वापस आना चाहते हैं, इनके लिए भी व्यवस्था कर दिया गया है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या, जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत की तरफ से लड़ने के लिए विदेशों में गए थे। बहुत सारे हमारे भारतीय थे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में वो भारत की तरफ से विदेशों में, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका में वो लड़ाई लड़ रहे थे। अब वो वहीं पर हैं अभी भी, और वो भारत से बाहर हैं। ऐसे में तो उनको नागरिकता नहीं मिल पाएगा। ये तो डेडलाइन बना दिया गया है कि भाई 19 जुलाई 1948 तक अगर कोई भारत में आ गया वो भारत का नागरिक होगा। इनके लिए क्या है, तो इनके लिए अलग व्यवस्था बनाया गया कि भाई ऐसे लोग जो कि विदेशों में रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, इसका वर्णन आर्टिकल 8 में किया गया है ना। वो सैनिक लोग जो कि द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ने के लिए विदेशों में गए हैं, भारत की तरफ से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भारत में भी नहीं आ सकते, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं। तो यही है विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 8 में किया गया है। विदेशों में रहने वाले लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगा, इसका वर्णन आर्टिकल 8 में किया गया। अब चलिए देखिए आर्टिकल 9 है ना, और आर्टिकल 10। देखिए, जो नागरिकता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप और एक होता है डबल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता, और एक होता है दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता किसको बोलते हैं कि अगर आप किसी देश के नागरिक हो तो दूसरे देश के नागरिक नहीं बन सकते। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो पहले देश की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और दोहरी नागरिकता किसको बोलते हैं, अगर आप किसी देश के नागरिक हो तो वो देश आपको ये अधिकार देता है कि आप दूसरे देश के भी नागरिक बन सकते हैं। तो हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो दूसरे देश के नागरिक नहीं बन सकते। मान लेते हैं अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका बोल रहा है तुम हमारे भी नागरिक बन सकते हो और भारत के भी नागरिक बन सकते हो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत को प्रॉब्लम है,
अगर आप अमेरिका के नागरिक हो तो भारत के नागरिक नहीं बन सकते, और अगर आप भारत के नागरिक हो तो अमेरिका के नागरिक नहीं बन सकते, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप है। तो इसी का वर्णन किया गया है आर्टिकल 9 में। ये कहा गया है कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है कि यदि आप कोई देशद्रोही काम करते हो तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 और 10 में ये बताया गया है कि आपकी नागरिकता कैसे समाप्त हो। अब इसके बाद देखिए आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में क्या बताया गया है कि संसद इसमें क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। संसद को ये शक्ति है कि वो नागरिकता संबंधी नियम बना सकता है, और इसी का उपयोग करते हुए एनआरसी लाया मोदी सरकार ने। एनआरसी इसी के तहत लाया है। हाँ, तो संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये टोटल 7 आर्टिकल हमारे किसमें आते हैं, भाग 2 में आते हैं। और हम यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी अभी वर्तमान में। ये तो चलो ठीक है, ये पहले की बात है, ये भी पहले की बात है, ये भी पहले की बात है। ये मतलब 5, 6, 7, 8 ऐसा आर्टिकल है जिसका वर्तमान में कोई मतलब नहीं है, वो उस समय की स्थिति को देखते हुए बनाया गया था। मान लो जाए आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए तो उसको कैसे मिलेगा, या फिर मान लेते हैं भाई अगर आज के समय किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से बाहर किया गया तो कैसे किया जाएगा। तो हम समझते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को वर्तमान समय में भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। तो भाई वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, तो इसके लिए एक तरीका है कि भाई अगर आपका जन्म भारत में होता है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पहला तरीका, मान लो जाए कोई विदेशी आदमी है, अगर उसके बच्चे का जन्म अगर भारत में हो गया तो अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिला सकता है। दूसरा, अगर आपके बच्चे का जन्म विदेश में होता है लेकिन माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है उसका, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि कोई एनआरआई है, मतलब कोई व्यक्ति भारत से विदेश में काम करने के लिए गया है, अब वो वहाँ पर विवाह किया, वहीं अपने बच्चे को जन्म दिया, तो फिर वहाँ पर उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है, वो दिला सकता है अपने बच्चे को भारत की नागरिकता। तो ये 2 तरीके हैं, अगर आपका जन्म भारत में होता है, दूसरा यदि आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो ये दोनों माध्यम से क्या होगा, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन नहीं, आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है और न ही आपके माता पिता का जन्म भारत में नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा स्टेज है, उसके लिए आपको भारत में पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यहाँ की नागरिकता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने देश को छोड़ देते हैं और भारत में आ जाते हैं, अपनी नेशनलिटी मतलब अपना देशीकरण करा लेते हैं, अपनी नेशनलिटी चेंज कर देते हैं, पहले अमेरिकन थे या ब्रिटिश थे, अभी आप भारतीय हो जाते हैं, तो आपको क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। तो 2 अलग अलग तरीके हैं, एक रजिस्ट्रेशन है और एक नेशनलाइजेशन है। मतलब एक है क्या, पंजीकरण, और एक देशीकरण, दोनों अलग तरीके। पंजीकरण में क्या होगा कि आप यहाँ पर आकर के नागरिकता में क्या करोगे, अपना नाम पंजीयन कराओगे। हो सकता है कि भाई आप भारतीय बहुत समय से भारत में ही रहते हैं लेकिन आपका नाम भारत के जो है उसमें नहीं है, आपका नाम नागरिकता में, तो आप क्या कराओगे, अपना पंजीकरण कराएंगे। जैसे एनआरसी वाला केस चल रहा है तो उन लोग का नाम नहीं है उसमें, है ना, उन लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वो शुरू से भारत में रह रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो शुरू से भारत में रहने से कोई मतलब नहीं। आपके बच्चे का जन्म भी यहीं हुआ है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आपके बच्चे को रख लेंगे, आपको भगा देंगे, बच्चा जो है भारत का नागरिक हो जाएगा, आप नहीं रहोगे भारत के नागरिक। तो इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और देशीकरण में क्या होता है, आप विदेश से आए हैं भारत में रहने के लिए, अपने देश की नागरिकता छोड़ करके भारत में रहना चाहते हैं, तो ये भी जैसे भारत का नागरिक विदेश जा सकता है वैसे विदेश का भी भारत आ सकता है, ये देशीकरण कहलाएगा। यदि आपका भारत में जमीन है ना, यदि आपका भारत में जमीन है तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे। तो भाई जमीन खरीदने के लिए भी क्या चाहिए, आपका भारत की नागरिकता होनी चाहिए। विदेशी आदमी आके भारत में जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन मान लो जाए जैसे कि सिक्किम को क्या किया गया, 1975 में भारत में शामिल किया गया। अब भाई जितने भी लोग हैं सिक्किम में, सिक्किमी लोगों का सिक्किम में जमीन होगा,
अब वो जो है वो भारत का हिस्सा हो गया। अब भाई सिक्किम भारत का हिस्सा हो गया, सिक्किम का जमीन भारत का हिस्सा हो गया, तो सिक्किम के लोग भी भारतीय कहलाएंगे फिर। तो यदि आपका क्षेत्र क्या है, भारत के हिस्से में है, तो आप भारतीय कहलाएंगे। तो ये 5 आधार हैं जिसपे आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। पहला ब्लड रिलेशन के आधार पर, दूसरा माता पिता के आधार पर, तीसरा रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के आधार पर, और चौथा हमारा देशीकरण या नेशनलाइजेशन के आधार पर, और 5वां हो जाएगा हमारा भूमि अधिग्रहण। अगर आपने भारत में जमीन खरीदा हुआ है या आपका भारत में जमीन है, तो इस आधार पर भी क्या हो जाएगी, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भारत की नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां। उसी प्रकार से आपको भारत की नागरिकता से अलग भी किया जा सकता है। आप भारत की नागरिकता से अब खुद भी मुक्त हो सकते हैं, तो उसकी भी कुछ विधियां हैं। अगर आप क्या है स्वतः स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर भारत की नागरिकता छोड़ते हो, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि आप विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, तो चूंकि भारत में एकल नागरिकता है, इस कारण भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि आप विदेशों में 12 साल से ज्यादा समय तक बिना भारत आए रहे, मतलब बीच बीच में एक बार भी भारत नहीं आया, लगातार आपने 12 साल तक विदेश में निवास किया, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अभी 2015 में नियम बदल गया है। अगर आप 7 साल तक विदेश में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं, है ना, व्यापारी हैं, जिसको लंबे समय तक भारत में क्या करना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है। लेकिन क्या है, आपको बीच बीच में भारत आना पड़ेगा। उस समय के लिए जो है आपको भारत आना पड़ेगा। लंबे समय तक, बहुत ज्यादा समय के लिए आप विदेश में नहीं रह सकते। तो 2015 में ये नियम बदल दिया गया है कि अगर आप 12 साल नहीं, 12 से 7 साल कर दिया गया। यदि आप लगातार 7 साल तक विदेशों में रहते हो, तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि आप कोई देशद्रोही काम करते हो, तो आपकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, भारत की नागरिकता खत्म होती है। पहले तो आप स्वेच्छा से छोड़ देते हैं भारत की नागरिकता, दूसरा आप विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और तीसरा यदि आप लंबे समय से विदेशों में निवास कर रहे हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चौथा, यदि आप क्या कर रहे हैं, कोई देशद्रोही काम कर रहे हैं, तो भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 5वां, यदि ऐसा पाया गया कि आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन गलत तरीके से आपने भारत की नागरिकता प्राप्त की है, तो भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण करने की 5 विधियां हैं, और भारत की नागरिकता को समाप्त करने की भी क्या है, 5 विधियां। क्लियर है?